Hello guys, welcome to Shriram Coaching Classes. So in this video we will learn about work and energy complete chapter. So guys stay tuned. हेलो गाइस, तो आप जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो मैं आपको एकदम फंडामेंटल्स बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। देखो वर्क क्या होता है। देखो अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग करता हूँ, हेलो बाबू खाना खाया, तो क्या ये वर्क है? आप बोलेंगे सर बातें कर लो, वो लड़की रही गली में से वैसे मुझे बोलोगे नहीं मैं बातें करता हूँ, तो क्या वो वर्क? किसी लड़की से बातें कर रहा हूँ, क्या चैटिंग कर रहा हूँ, या बोलो बैठे बैठे 2 घंटे पढ़े जा रहा हूँ, तो क्या वो वर्क है? बिल्कुल नहीं। और अगर मान लो मैं भजिया तल रहा हूं कहीं जा के, तो क्या वो वर्क है? बिल्कुल भी नहीं। तो वर्क होता क्या है, तो मैं बताता हूँ वर्क क्या होता है। देखो गाइस, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय गॉट डिस्प्लेसमेंट। आप सबको पता है कि भाई फोर्स क्या होता है। फोर्स आप सबको पता है, पुश और पुल। अब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, आप सबको ये भी पता है, क्या? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट से हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? उसकी ऐसा यूनिट होती है क्या? मीटर। तो ये निकल कर आता है न्यूटन मीटर, यानी कि फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो वर्क की ऐसी यूनिट क्या निकलेगी? वर्क कैसे निकलेगी? क्या? न्यूटन मीटर। ओके गाइस, अब देखो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं, मतलब हाइट में बड़े नहीं, कद में बड़े, अपने व्यक्तित्व में बड़े। तो उनका नाम था जूल। तो उनको जूली जूली नहीं बोलेगा, उनका नाम था जूल। कोई ऐसा नहीं कि बंदा मदनी इनका जूली जूली बोलने लगता है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? तो जूल के नाम पर ऐसा यूनिट को ना, देखो न्यूटन मीटर बोलो या फिर वर्क में कैसे यूनिट लिख दो जूल, तो दोनों एक ही बात है। कहीं लिखा होगा कि एक आदमी ने 20 जूल का वर्क किया किस चीज के ऊपर, या लिखा हो 20 न्यूटन मीटर का वर्क किया, तो दोनों में बात सेम ही है। दोनों को आप एक साथ कहीं भी यूज कर, सिनोनिमस है। इसको यूज करो न्यूटन मीटर को, या फिर जूल को करो, सिनोनिमस है। तब देखो एनसीईआरटी में दिया गया है कि भाई बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गाइस एक्सप्लेन करो व्हाट इज 1 यूनिट ऑफ वर्क, कि किसी आदमी ने वर्क किया 1 यूनिट, तो उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो मैं आपको यहाँ एक ऐसी भाई रामबाण चीज बता रहा हूं, उसको याद रखना। हर बार जब भी 1 कोई बोले ना कि इसको 1 यूनिट दिस, 1 यूनिट दैट, कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हो तो आपको कैसे करना है, बस उसका जो फॉर्मूला है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन कर दो 1 यूनिट के हिसाब से, तो पूरा आपको सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जैसे कि मैं बोलूं 1 यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, मतलब कोई भी बॉडी है उस पर आपने 1 यूनिट वर्क करना है, ठीक है? तो आप कैसे करोगे? 1 यूनिट बोले 1 जूल वर्क करना है आपको, 1 जूल। तो आप कैसे करोगे? उस पर 1 न्यूटन का फोर्स मारो, ये 1 है, ओके गाइस? 1 न्यूटन का उस पर फोर्स लगाओ और वो चीज 1 मीटर चली जाए कहीं दूर, डिस्टेंस को कितना कवर कर ले? 1 मीटर का। ये कितना होगा? मीटर लगाना है, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले। तो इस केस में होता है क्या? वर्क कितना करेगा उस बॉडी पे? 1 जूल। ओके, तो गाइस इतना हमारा इनटू और यहां पर 1 मीटर, तो ये होता है हमारा 1 यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि 1 जूल। ओके, तो अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई जो वर्क है ये क्या है? क्या ये स्केलर है या ये वेक्टर है? ऐसे बोलते हैं देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, तो वैसी कुछ बात है। तो वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? तो भाई सोचते हैं ये क्या है, समझ लगा। देखो एक क्वेश्चन पार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं आपके लिए समझाने के लिए चीजों को। अब देखो अगर मैं समझाता हूं भाई कोई स्केलर है कि वेक्टर है, देखो वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं बात सोचूं तो भाई फोर्स, फोर्स खुद एक क्या है? स्केलर के वेक्टर। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। चलो भाई आप हो गए आज से वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत शाबाश। डिस्प्लेसमेंट, एक चीज होती है डिस्टेंस और एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। मैंने सुना है कि डिस्टेंस तो स्केलर होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई ये भी हो गया वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन 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 रुकिए गाइस, अभी पिक्चर अभी बाकी है। वर्क के फॉर्मूले में आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क जो है ना वो क्या है? वो क्या निकलता है आपके लिए? वो निकलता है स्केलर क्वांटिटी। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन वर्क क्या है आपके लिए? स्केलर क्वांटिटी। इसको आप हमेशा हमेशा याद रखना। देखो चैप्टर में 3 चीजें आएंगी, वर्क स्केलर, एनर्जी स्केलर, पावर स्केलर। ये तीनों क्वांटिटीज हमेशा हमेशा रखना वो स्केलर ही होती है।
सो गाइस देखो अभी हमने पढ़ा कि 1 यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है या वर्क क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे देखो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है, वर्क डन किसी चीज का, और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। तो तीनों एक्सपेक्ट मैं कवर करता हूँ कि भाई तुम्हारा गुस्सा आ रहा है, आओ ना किस बात का तो मैंने टाइम किया, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को चलो भाई देखो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है। देखो ये बहुत ही देखो जोक सपाट, ये बहुत ज्यादा ही समझने वाला टॉपिक है। देखो जब कभी भी मैं किसी चीज को फोर्स दे रहा हूं, समझ रहे हैं, किसी चीज को फोर्स दे रहा हूं इस डायरेक्शन में और वो चीज भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये पॉजिटिव वर्क। क्या? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, ये उसकी 2 चुटियां बनाई है प्यारी प्यारी, और वो अपने समझिए पैर थे उसके अपने हाथ से ना किसी चीज को ऐसे खींच रही है, तो देखो वो उसको इस तरफ खींचेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। देखो जनरल भाषा में बताया जाए कि जो एंगल होता है इनके बीच में, ये जो एंगल है ये क्या होगा, मतलब एक्यूट होगा। एक्यूट समझ लो 90 डिग्री से कम रहेगा। ये एंगल एक्यूट होता है किसके बीच में, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो हमेशा वर्किंग पॉजिटिव निकलेगा। ये जनरल भाषा में बोलते हैं कि सेम डायरेक्शन हो। देखो ये थोड़ा हाई लेवल है क्योंकि कभी क्या होता है स्कूल में ना टीचर ज्यादा फ्लॉन्ट करने के लिए ना वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीजें बताने लग जाते हैं। बात वही है लेकिन कहने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। आप 11th क्लास में समझोगे ये चैप्टर सेम 11th क्लास में मिलेगा आपको दोबारा, वर्क पावर एनर्जी के नाम से, लेकिन कभी अगर एक्स्ट्रा ना बता रहे तो आपको बता के चलो दोनों चीजें, क्योंकि देखो संतुलन बने रहना चाहिए, समझ रहे हो, तो वही चीज है। देखो सेम डायरेक्शन होगी क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब देखो जैसे मैंने बोला ना, या तो सेम डायरेक्शन में जाने की चीज है या फिर एक्यूट एंगल हो रहा है, दोनों बातें की है, या तो एक्यूट में बोल दो या बोल दो सेम डायरेक्शन, दोनों बात सही है। अब पढ़ता हूं मैं नेगेटिव कब होता है वर्क डन। ये सबसे ज्यादा मुश्किल क्योंकि समझ नहीं आता बच्चों को। देखो अगर मैं जहां पर फोर्स दे रहा हूं, मैं फोर्स दे रहा हूं किसी चीज, देखो ये ना लड़की ने ऐसे पकड़ रखा है, नीचे कुछ जा रहा है ऐसे करके, तो एक पुली समझो, कुछ समझो, कोई चीज पहाड़ से नीचे गिर रहा है, कोई पत्थर, और ये बंदा उसको ऐसे खींच रहा है, यार आना ऊपर खींच रहा है, पूरा फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ऊपर की तरफ, लेकिन वो चीज में क्या है, वो चीज जा रही है नीचे की तरफ। नीचे मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है नीचे की तरफ, तो देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। इस केस में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। देखो 180 का डिग्री का यहाँ पर एंगल होता है, 180 का बोलो, या अगर कई स्कूल में सुपर टैलेंटेड टीचर बन गए तो क्या बोलते हैं, 90 या मोर देन 90 बोलो, दोनों बात सही है। या तो बोल दो, देखो दिख रहे हो, सिंपल भाषा बोलना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन, वर्क डन नेगेटिव, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, वर्क डन पॉजिटिव। अब बात करते हैं लास्ट वाली बात में कि जीरो कब होता है वर्क डन। देखो वर्क डन जीरो होने का मतलब क्या है, या तो फोर्स जीरो लगे किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, या तो फोर्स जीरो लगे उस बॉडी के ऊपर, या फिर क्या हो उस पर डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट समझ लगा, शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्प्लेसमेंट, ताकि डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बता दूं कैसे चलेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यानी कि बहुत कोई चीज यहां से चली, मान लो यहां से चला और यहां से देखो इनिशियल पाथ उसका ये है, ऐसे चला, गोल घुमा, ऐसे गया ऐसे वापस यहीं पर आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट निकला जीरो मेरा। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकला जीरो, एक बार मेरा कैमरामैन पीछे जीरो कर रहा है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, सबके चेहरे पर स्माइल है। चलो पढ़ते आगे। देखो अगर वर्क डन है मेरा, फोर्स मेरा कुछ भी रहा, तमाम 1000 न्यूटन 2000 न्यूटन, इतना न्यूटन कि भाई मारता ना बंदे के तो भाई थेनोस के हाथ से वो छूट जाता, उसका इन्फिनिटी स्टोन निकल जाते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, वर्क डन क्या निकलेगा आपका, जीरो, बिल्कुल क्या, जीरो कैविटी वाला, समझ रहे हो, जीरो कैविटी कोलगेट वाला। तो ये 3 केस होता है, वर्क डन पॉजिटिव का होता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, वर्क डन नेगेटिव का होता है जब फोर्स का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो, वर्क डन जीरो का होता है जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो निकले, या किसी के साथ फोर्स जीरो कर सको तो भी जीरो हो जाएगा, समझेगा इसे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ज्यादा एग्जांपल देना लाइफ इजी है भाई, 9th क्लास है और कितना पढ़ोगे, नॉर्मल चलते हैं क्लास, ठीक है। अब अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूं। सो गाइस देखो हमने वर्क अभी तक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनर्जी। तो देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में भाषा बोलूं तो भाई क्या है, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क। जैसे मान लो मैंने आपको 10 जूल आपको एनर्जी दी, या मान लो आपको 10 जूल वर्क किया मैंने किसी चीज पे, तो उसके लिए मुझे 10 जूल एनर्जी चाहिए होगी, यानी एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम होते हैं। मानिए कि मैंने आपको 10 जूल आपको मैंने एनर्जी दी और आपने 10 जूल का वर्क कर दिया, मतलब समझिए कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। जितने पास एनर्जी होगी आपने कहा कि वर्क डन करेंगे, आपकी एनर्जी कम होती जाएगी और वो एनर्जी किसमें चली जाएगी, वर्क डन के अंदर। आपने काम किया, आपने एनर्जी लगाई, आपके अंदर से एनर्जी कम हुई और जिस चीज पे आपने वर्क किया उसके अंदर वो एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ये होता है एनर्जी और वर्क डन के बीच में रिलेशन। देखो अब नॉर्मली समझो कि क्या है,
ये बहुत, जैसे मैंने बताया ना 1 यूनिट ऑफ वर्क कितना होता है, 1 जूल वर्क कितना होता है, 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर होता है, वैसे ही 1 यूनिट या बोलो कि 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क। देखो गाइस, अब हमने ये सब पढ़ लिया एनर्जी क्या होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी, या बहुत सी एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, समझो कि ये सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, या मान लो कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इतनी ज्यादा तरह की एनर्जी होती है ना। और एक बात को ऐसा याद रखना कि एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल या इंटरकन्वर्टेबल। जैसे आप समझते हो ना क्या होता है, आप मान लो कि आपने सोलर एनर्जी ली और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये दर्शाता है कि एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो एनर्जी बहुत सारी तरह की होती है, तो अब हम पढ़ेंगे उन एनर्जीज के बारे में। ओके, तो गाइस देखो, अभी मैं बताया आपको कि एनर्जी क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, मैंने आपको सब चीजें बताई। अब मैं आपको बताता हूं भाई एनर्जी के दो फॉर्म्स है, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। देखो जैसे कि नाम समझ आता है, काइनेटिक, काइनेटिक मतलब क्या, देखो ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर कहीं मोशन हो रहा हो ना, कहीं भी मोशन हो रहा हो, या पर वेलोसिटी यूज करी जाए, मतलब कहीं कोई चीज मूव कर रही है, उस जगह पर आप कौन सी एनर्जी बोलोगे, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और देखो अगर स्पीड किसी चीज की कुछ है, मोशन हो रहा है, मतलब कोई चीज वेलोसिटी से बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, आप बोलोगे अरे इसका तो यार काइनेटिक एनर्जी, अरे काइनेटिक एनर्जी वाले भैया इसे वाला लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बात सोचो, जैसे जैसे एनर्जी, जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना, ऐसी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे इसमें और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती जाएगी। ठीक है, तो मैंने वही तो पॉइंट एक्सप्लेन करा आपको, क्या ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेसेस एनर्जी, दिस काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी। अगला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड। अब देखो मैं एग्जांपल दूं काइनेटिक एनर्जी के। देखो अगर एक बस, एक कार कोई भी मूव कर रही है, ये मोशन चेंज हो रहा है ना, मोशन चेंज चल रही है, स्पीड से चल रही है, चल रही है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मैंने आपको ये सब समझा दिया, ये सब बुक्स में लिखा है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो एनर्जी, वर्क। अब देखो किसी चीज के अंदर एनर्जी है, मैंने आपको क्या बताया था, वर्क जब आप करते हैं किसी चीज के ऊपर, ठीक, जैसे मान लो मेरे अंदर 10 जूल ऑफ एनर्जी है, मैंने कोई काम किया, किसी बॉडी पे काम किया, वर्क डन किया 10 जूल का। अब जिस बॉडी पे मैंने काम किया उसके पास एनर्जी आ गई, ठीक है, मेरी एनर्जी कम हुई, जैसे मान कम होती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है, वर्क करने से। अब क्या होगा, अगर कोई गाड़ी से चलती है, उसका एनर्जी है, अगर मुझसे के ठुकेगी तो मेरे पे इतना ज्यादा वो वर्क करेगी, इतना ज्यादा वर्क करेगी, मेरी हड्डियां भी टूट सकती है। तो ये होता है एनर्जी। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो, चलिए वो कैसे क्या हो रही है, क्या, क्योंकि फिजिक्स इज अबाउट फिजिकल थिंग्स। आप समझो कि वो चीज कैसे क्या कर रही है, क्या हो रहा है उसके अंदर। अब जैसे को तो एक बताता हूं आपको, कोई स्प्रिंटर भाग रहा है तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के अंदर एक एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मैंने एग्जांपल बताया इन दोनों चीजों के। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कभी भी किसी की पोजीशन चेंज हो या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या, P फॉर पोजीशन, P फॉर क्या बोलेंगे सारे बच्चे, P फॉर पोजीशन अगर किसी की चेंज हो, या फिर कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं अभी बताता हूं कैसे होगा। उससे पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी को पूरा कंप्लीट करके बताता हूं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की अभी मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ किसी की पोजीशन चेंज हो या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। तो गाइस चलिए अब हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं। देखो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस लिखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, मैं आपको सिंपल करके बताता हूं क्या है। देखो एनर्जी, जो भी एनर्जी हो जिसकी वजह से, मतलब अगर पोजीशन चेंज होती है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसके अंदर एनर्जी आती है। वो बताता हूं कैसे। जैसे देखो ये मान लो स्प्रिंग है, ये ना यहां तक थी पहले, मैंने इसको प्रेस करते 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 यहां तक ले दिया, और जैसे मुंह से हटाऊंगा ना मेरे मुंह पे आके पड़ेगी। तो ये क्या, इसके अंदर क्या हुआ, मैंने इसको पीछे क्या किया, देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, पोजीशन समझ रहे हो, पहले वो यहां तक थी, मैं इसको दबा दबा के यहां तक लेकर चला गया, तो अब इतना मैंने इसको वर्क किया ना, इतना अंदर लेकर फोर्स लगाया, इसके ऊपर लगाया, अब इसने क्या किया, उस एनर्जी को स्टोर कर लिया इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही मैंने लगाया तुरंत मेरे मुंह पर आके गिरती है ये। तो ये क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी एग्जांपल। और देखो अब मान लो कि गन है, गन में ऐसे पीछे लेते हैं ना, स्प्रिंग होती है उसके अंदर, तो हम उसको तो पीछे लेते हैं और फिर आगे लगता है, तो उसमें क्या एक एनर्जी उसके अंदर देते हैं। स्प्रिंग को पीछे किया, ऐसे लगाया, अब बुलेट के साथ वो स्प्रिंग में तो आगे जाएगा, अब उसके अंदर बारूद है, वो जलेगा और एक्सेलरेट होगा और ज्यादा पीछे फोर्स लगेगा, अब वो सारी चीजें और अलग हो जाती है। और ये देखो जैसे हम देखो ये मैंने एक गुड्डा बनाया है जो कि ऐसे करके टिंडे 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 ऐसे मारता नहीं, हमने उसके ऊपर एक डॉल टाइप वो बनाने की कोशिश करी है। तो उसमें आप डॉल में चाबी भरोगे, अब जैसे जब चाबी भरोगे तो क्या होता है, आप स्प्रिंग को घुमा रहे हो तो उसको एनर्जी स्टोर कर रहे हो उसके अंदर किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और जैसे हटा के टिंग 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 टिंग
ऐसे करके बचाएगा। तो ये क्या है, काइंड ऑफ एग्जांपल है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो आपको डेरिवेशन बताता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी को भी डिराइव कैसे किया, बहुत ही बच्चों वाला चैप्टर है, पता नहीं लोग इसे क्यों घबराते हैं, बता रहा हूं भाई। अब देखो, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, इसका डेरिवेशन कैसे लगाओगे। मान लो भाई एक जगह है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से आपने उठा के यहां रख दिया, यहां पर, यानी हाइट कितनी ले लिया आपने पर, h हाइट पर, ठीक है। तो भाई वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है इसके अंदर, आपको पता है मास इनटू, अब यहां पर एक्सेलरेशन नहीं, आप कोई चीज ऊपर गई है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, तो क्या होगा m इनटू g, और यहां पर आएगा आपका s मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में, देखो h हाइट पर लेकर गए ना, तो ये होगा इसका क्या, डिस्प्लेसमेंट, उसमें लगा दो सीधा वर्क डन इज इक्वल्स टू mg, और यहां पे s की जगह क्या लगा दिया आपने, h, तो ये वर्क डन क्या हुआ, mgs के बराबर। अब देखो वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू mgh, ये हो गया। और वो वाली एनर्जी जिसके अंदर हाइट आती है, मतलब कि पोजीशन चेंज करने से, कुछ चीज होने से जो एनर्जी आ रही है, उस स्पेसिफिक उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये निकल गया हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg, और यहां पर h, ये निकली हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। सो गाइस देखो, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो मैं कोई भी बुक्स वाली लैंग्वेज नहीं पढ़ के बताऊंगा भाई, देखो ये होता है, 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 ना 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 ना, सिंपल फॉर्म आपको बताता हूं। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, देखो ब्रेन टू ब्रेन बात है, क्या एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, मैं एनर्जी को बना नहीं सकता कभी भी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मैं उसको तबाह नहीं कर सकता, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब कभी भी कोई रिएक्शन है, कोई भी इक्वेशन है, कुछ चीज अंदर, कोई भी फिजिकल थिंग, कोई भी चीज होती है ना, उस प्रोसेस के अंदर इनिशियली जितनी टोटल एनर्जी रही होती है ना, वो प्रोसेस खत्म होने के बाद फाइनल भी टोटल एनर्जी आपको उतनी मिल जाएगी। हाँ ये हो सकता है कि जिस फॉर्म में मान लियो पहले पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी एनर्जी, उस बाद में कन्वर्ट होते होते आपको सारी काइनेटिक एनर्जी मिल गई, फॉर्म चेंज होती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखो इसको समझाने के लिए देखो भाई, देखो सब कुछ मेरे अंदर है भाई, अहम ब्रह्मस्मि, सब कुछ मेरे अंदर है भाई। देखो मेरे अंदर ही पोटेंशियल है, मेरे अंदर ही काइनेटिक है। देखो मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, भागने लगा तो मेरे अंदर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, भागते 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 गोल गोल चलते करते एक छत पे चढ़ गया, अब मेरे अंदर क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सर्टेन हाइट पर आ गया, सब मेरे अंदर ही है, कुछ भी चले टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी, ठीक है, ये काम होता है। देखो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर आप समझो क्या, मैंने समझाने के लिए फ्री फॉल एग्जांपल लिया। फ्री फॉल क्या होता है, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, ये होता है हमारा क्या, फ्री फॉल। अब देखो फ्री फॉल के अंदर क्या समझेंगे, यहां पर कोई चीज है, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी भाई, ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन से चली, मतलब क्या होगी, जीरो। जैसे वो नीचे आएगी तो उसकी पोजीशन का हाइट हो जाएगी जीरो, और वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। यहां पर हाइट मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो, यहां पर हाइट जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो यहां पर मतलब क्या चलेगा, यहां पर लेते हैं पोटेंशियल, यहां लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और ये जीरो होगी, चाहे वो कितनी भी हो, और नीचे आते 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 यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगी, क्यों, क्योंकि हाइट जीरो, mgh जीरो हो जाती है, कुछ भी होती है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी ये वाली मैक्स होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, नीचे आते आते ये घटने लग जाएगी और ये बढ़ने लग जाएगी, ये और घटी, ये और बढ़ने लगी, मतलब कुछ भी करते हैं ना, समझो कन्वर्ट हो रही है उसके अंदर, और घटने लग गई, ये और ज्यादा बढ़ने लगी, फिर एक सिचुएशन पर आके ये कंप्लीटली जीरो हो गई और ये मैक्सिमम। तो ये बताया जाता है, देखो हर केस में ना ये तो चीज रहती है, कुछ भी रहती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितना ये घटा उतना ये बढ़ गया, ये हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, कुछ भी करके क्या नहीं होता, हमारे कांस्टेंट होता है। तो यही हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमको बता रहा होता है क्या, कि भाई हमारी जो टोटल एनर्जी है ना भाई, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। बोले तो भाई क्या लो, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये होती है हमारी क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी गाइस, ठीक है। चलो गाइस अब हम आ चुके हैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर व्हिच इज पावर। देखो भाई पावर क्या होता है, पावर इज, देखो ये रेट है, किस रेट से आप वर्क कर रहे हैं। देखो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम, कि किस रेट से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है क्या, पावर। अब दोबारा वही बता दो भाई, किसी भी लैंग्वेज के भाई आपको डिफाइन करना है व्हाट इज वन पावर, यानी कि देखो पावर की जो ऐसे यूनिट होती है ना, वॉट होती है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसको रखते हैं वॉट। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, पावर की ऐसे यूनिट होती है वॉट, ठीक है। अगर कोई पूछे भाई व्हाट इज वन वॉट, तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, वर्क की ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर,
कि आप कितना जल्दी, मतलब आपकी फुल फॉर्म निकलती है, अगर हम निकाल जाए क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर यहाँ पे देखो पावर के वर्क, यार वर्क पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी के बराबर भी तो होती है, मतलब ये वर्क किसके बराबर होता है, कंफ्यूज नहीं करना, रुको बच्चा भी बताता हूँ। देखो पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, और आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है, वर्क और एनर्जी सिनोनिम से कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये क्या है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, तो बस रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ये भी हो सकता है क्या हमारे लिए भाई, ये भी हमारे लिए क्या हो सकता है भाई, पावर, क्या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप भी बोले डिफाइन करो भाई व्हाट इज 1 वॉट, तो सिंपली कर दो जूल पर सेकंड इज व्हाट। अब एक एग्जांपल है, आपको एक लास्ट चीज बताता हूं, क्या कमर्शियल यूनिट क्या होती है पावर की। कमर्शियली हम लोग कैसे लेते हैं अभी पावर को, जनरली 1 किलोवाट, मैं यहां करता हूं 1 किलोवाट को लिया जाता है पावर के लिए, तो 1 किलोवाट के अंदर कितने होते हैं, 1000 जूल होते हैं, इधर होते हैं 1000 जूल्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं देखो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इस चीज को यहां लेता हूं तो यहां पर क्या है, पावर इनटू टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, तो मैं निकालना चाहूं 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो मैं कैसे निकाल लूंगा, 1 किलोवाट के अंदर कितना भाई जूल होता है, क्या लिख लेते हैं 1000 जूल, और आवर एक घंटे के लिए ना, पर आवर है, कुछ चल रहा है पर आवर, ये लोग पर आवर किलो जूल आवर या किलो जूल पर आवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या निकालूंगा 60 इंटू 60 सेकेंड्स, बाकी ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी सेकेंड्स, तो यहां पर क्या लिखेगा, आप करेंगे तो क्या लिखेगा 36 3600 और 000, यानी कि मैं लिख सकता हूं 3 1 2 3 4 5 6 3.6 into 10 to the power 6 watt जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब देखो एक छोटा सा प्यारा सा आपको न्यूमेरिकल देता हूं, उसका चैप्टर होता है बिल्कुल समाप्त, और आप एंजॉय करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर के ऊपर चाहिए सब कुछ बताना। मैं हर चीज भाई पूरे पावर पैक मोड में आ चुका हूं, सब कुछ बताने सब कुछ तैयार हूं, बस इंतजार रहता है आपकी कमेंट्स का। भाई कमेंट जरूर करना गाइस, जो यहां तक पहुंचाना यार बता नहीं सकता कितनी मेहनत है, इतनी एनर्जी सब कुछ आने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। चलो एक नॉर्मल मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ये वाला साइड विजिबल है, चलो मैं क्वेश्चन क्या ले रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जांपल, एक लड़की है, इसका वेट है मान लो कि वेट चलो ये ले लो, तो पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क अपॉन में टाइम, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, एक लड़की या कुछ ही मानो कि बॉडी है, ऊपर रस्सी के ऊपर चढ़ती है कुछ भी, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ने में लगते हैं 8 सेकंड। ठीक है, टाइम मैंने आपको दे दिया, और वो चढ़ती है मान लिया 40 मीटर तक, एस मैंने आपको दे दिया, और फोर्स लगाती है वो कितना 400 न्यूटन का, तो बताइए पावर कितनी होगी। सिंपल आप क्या लगा देंगे 400 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 40 मीटर, 40 मीटर डिवाइडेड बाय 8 सेकंड, 4 10 2 1 2000 वॉट जूल, जूल नो इट्स वॉट। तो गाइस ये चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। आपको जो भी चैप्टर डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है, मैं हर एक किसी चैप्टर का आपको भाई हर न्यूमेरिकल हर एक क्वेश्चन का खुद पर्सनली आपको आंसर करूंगा। कई बार ऐसा होता है बिजी होते हैं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा गाइस। जस्ट सब्सक्राइब टू श्रीराम कोचिंग क्लासेस, लाइक करना भाई वीडियो को, कमेंट डाउन जरूर करना आपके चैनल में भाई ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट चैप्टर आपका चाहिए वो भी जरूर बताना गाइस। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मैंने हर एक चीज को डिटेल में बताया आपको कैसे क्या होता है। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब। ऑलमोस्ट 98% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ओनली 2% का भी सब्सक्रिप्शन रेट है। तो गाइस डू सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, डू सब्सक्राइब।